नमस्कार, मैं AK यादव और आप देख रहे हैं नो कोल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। एक सरकारी नौकरी में किस तरह से रिजर्वेशन लागू होता है SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जानेंगे कुछ बारीकियों के बारे में जो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिजर्वेशन लागू होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कॉलम है उसमें देखिए कैटेगरी है, रिजर्वेशन परसेंटेज है, नंबर ऑफ़ सीट्स रिजर्व्ड है और नंबर ऑफ़ सीट टोटल सीट्स फॉर कंपटीशन है। इसके बाद आप रो में आ जाइए तो देखिए EWS है, OBC है, SC, ST, जनरल। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि किसी एक सरकारी कंपनी में जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 1000 पद के लिए आपको आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, 1000 उनके यहाँ वैकेंसी है। तो अब 1000 पद भरे जाने हैं, तो उसका बंटवारा किस तरह से होगा हम ये देखते हैं। तो रिजर्वेशन परसेंटेज जो आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आज की डेट में है, EWS को 10% आरक्षण है, OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और जो बचता है वो 40.5% UR और जनरल के लिए कहलाता है। ठीक है, अब इस परसेंटेज से हम निकालेंगे कि 1000 पद अगर हैं तो उसमें इस परसेंटेज के हिसाब से कितनी सीटें मिलेंगी। तो EWS को अगर 10% निकालेंगे 1000 का तो 100 मिलेंगे, OBC को इसी तरह परसेंटेज निकालेंगे तो 270 हो जाएंगे, SC को 150, ST को 75 और जनरल UR के लिए बची 405 सीटें। ठीक है, तो ये तो सीट हो गई रिजर्व। ठीक है, रिजर्व किसके लिए? EWS, OBC, SC और ST के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन जनरल के केस में नहीं होता है, ये सबके लिए ओपन होती है, UR अनरिजर्व्ड होती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। अभी अब हम देखते हैं कि देखिए फिर इसके बाद जो लास्ट हमारा कॉलम है इसमें नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स फॉर कंपटीशन, मतलब हर कैटेगरी के लोग कितनी सीट में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, कितने के लिए वो एलिजिबल हैं। तो 100 तो देखिए EWS की बात करते हैं पहले। तो EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं वो 100 सीट तो उनके लिए रिजर्व है, 100 सीट तो उनको मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही ये जो 405 जो जनरल UR की सीट थी, इसमें भी वो फाइट कर सकते हैं, इसको भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो 405 प्लस 100 तो 505 सीट हो गई EWS के लिए, वो इसमें फाइट कर सकते हैं। OBC के लिए इसी तरह 270 प्लस 405 675 सीट हो गई। ठीक है, OBC के लिए। SC के लिए 150 प्लस 405 555 हो गई। ST के लिए इसी तरह 75 प्लस 405 412 हो गई। और UR या जनरल जो अनरिजर्व जनरल हैं उनके लिए तो 405 है ही बची हुई। तो अब इसमें ये देखना है कि अब ये तो फाइट करने का पोजीशन हो गया। ठीक है, सीटें फिर मिलती कैसे हैं। तो इसमें देखिए जो एलिजिबल होगा वो सीटें कितनी भी ले सकता है, यानी कि अब इसमें कंपटीशन है तो जो जितने ज़्यादा मार्क्स अच्छे लाएगा उसको सीटें मिलेंगी। मगर इसमें कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए सपोज एक कोई SC का कैंडिडेट है। ठीक है, SC सर्टिफिकेट उनके पास है, उन्होंने अप्लाई किया था और कोई एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसमें जनरल की कट ऑफ गई 90 मार्क्स की। ठीक है, 90 मार्क्स तक जनरल वाले कैंडिडेट या UR वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और किसी SC स्टूडेंट की जो कैंडिडेट था उसके नंबर आए थे 95। ठीक है, लेकिन उसको जो मिला था, उसको सीट मिला था तो फाइनल सिलेक्शन में, तो उसको SC कैटेगरी से मिला, जनरल कैटेगरी से नहीं मिला। इस तरह के बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मतलब SC से फॉर्म भरे तो SC कैटेगरी की जो 150 सीट है बस वही मिलेंगी उनको, ये 405 इसका मतलब मिलती ही नहीं है। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है, ऐसा होता नहीं है। वो क्यों उनको SC कैटेगरी में SC कैटेगरी की सीट मिली ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST, ये सभी पे ही लागू होगा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए कभी भी जब सरकारी नौकरी की कोई वैकेंसी आती है तो इसका एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, तो उसमें कई क्राइटेरिया होते हैं जिसको सभी जो कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया होता है। जैसे मान लेते हैं कि अधिकतम उम्र की जो सीमा होती है, मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो हर कंपनी जो है, हर विभाग अपने हिसाब से रख सकता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एज का।
ठीक है, कि उम्र की सीमा जैसे जनरल के केस में 27 साल है, ईडब्ल्यूएस के केस में 27 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल का मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो उनके केस में 30 साल के लोग भर सकते हैं। एससी एसटी के केस में रिलैक्सेशन दिया गया है मान लीजिए 5 साल का, तो 32 वाले भर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इन लोगों को रिजर्वेशन फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो एक जनरल का कैंडिडेट मान लेते हैं कि एक है 26 साल का है, यहाँ ईडब्ल्यूएस का 25 साल का है और ओबीसी के 28 साल के हैं, ठीक है। ये हम समझने के लिए बस 3 लोगों को अभी ले रहे हैं। यही जो रूल है वो तो सभी के लिए सेम हो रहेगा, सब रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो एक मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम था 100 नंबर का, उसमें से 65 मार्क्स गए हैं कट ऑफ, 65 गया है जनरल के लिए, कट ऑफ गया है, ठीक है, लिस्ट आई है फाइनल। और इसके नंबर थे, ओबीसी कैंडिडेट के नंबर थे 70 नंबर, ठीक है। जनरल वाले के थे 65 नंबर, ईडब्ल्यूएस वाले के थे 66 नंबर, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि ओबीसी जो कैंडिडेट है जिसके 70 मार्क्स हैं, तो क्या इसको रिजर्व कैटेगरी की सीट मिलेगी या यूआर कैटेगरी की मिलेगी। तो देखा जाए कायदे से तो यूआर सबके लिए है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है। तो ओबीसी वाले के ऑलरेडी 70 नंबर हैं और कट ऑफ जनरल की 65 गई है, तो इनको कायदे से यूआर कैटेगरी की सीट मिल जानी चाहिए थी, जनरल सीट, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए क्योंकि इन्होंने जो इनकी एज थी 28 साल है, जबकि जनरल यूआर के केस में जो मैक्सिमम एज थी 27 साल थी। यहाँ पे देखिए, अगर इनको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, इन्होंने ओबीसी से अप्लाई ना किया होता, तो ये रिजेक्ट हो जाते। तो ओबीसी से होने के कारण 28 साल की एज में इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, तो एक तरह से इनका रिजर्वेशन अब मिल गया। तो जब एक बार रिजर्वेशन आप पे अप्लाई हो गया, तो आप फिर जनरल कैटेगरी की सीट को नहीं ले सकते, ठीक है। तब आपको अपने रिजर्व कैटेगरी की ही सीट मिलेगी यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर ये इनकी एज यहाँ पे अगर 25 साल होती, तो इनको ज़रूर ये जो 70 नंबर पे बिल्कुल इनको जनरल कैंडिडेट की जो यूआर कैटेगरी की जो सीट रहती है वो मिल जाती। अब यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के केस में क्या होगा, इनकी तो क्राइटेरिया सेम थी, 25 साल उम्र के हैं, 27 के अंदर हैं और इनके 66 नंबर हैं, तो इनको जो है यूआर कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। इनका ईडब्ल्यूएस कोटे का सीट ख़त्म नहीं होगा इनके केस में, ठीक है। और जो 65 हैं, तो भाई ये तो यहाँ पे कट ऑफ ही गया है, तो इनको तो सिलेक्शन होना ही जनरल में। तो यही प्रोसेस रहता है। आप जैसे ही कोई आपका किसी तरह से फ़ायदा हो जाता है अपने कैटेगरी की तरफ से, वो नंबर के हिसाब से नहीं, आप एज के रिलैक्सेशन ले लिए तो भी आप फिर सिलेक्ट नहीं होंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है। इसी वजह से आपके ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी कैटेगरी वाले लोगों के नहीं सिलेक्शन होते हैं उनके यूआर कैटेगरी में। तो यहाँ पे लोग बोला जाता है कि नहीं, जो है कि हमको ऐसा किया गया, जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ हमको रिजर्व कैटेगरी में ही सीट मिलती है, तो ऐसा कुछ है नहीं, उसको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। यही सेम केस मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में, जैसे एक क्वालिफाइंग मार्क्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 पेपर रखे गए हैं कि 2 पेपर होने हैं, ठीक है। दोनों के लिए बोला गया है कि आपको 50-50 नंबर जो है जनरल के लिए लाने हैं और ओबीसी के लिए 45 लाने हैं और एससी एसटी के लिए 40 लाने हैं, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट जो कोई है, एक पेपर में तो इन्होंने जो है कि 70 नंबर लाए, ठीक है, और दूसरे पेपर में जो है लाए सिर्फ आपके 42 नंबर, ठीक है। तो इनके टोटल नंबर हो गए 112, ये ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे जो जनरल का जो कोई कैंडिडेट है, उसने एक पेपर में लाए 50 और दूसरे में लाए 60, अब इनके हो गए 110, कट ऑफ भी 110 नंबर पे मान लेते हैं गई है जनरल की। तो इस केस में जो है, जो एससी के कैंडिडेट जो हैं जिनके 112 नंबर हैं, इनको सीट नहीं मिलेगी यहाँ पे यूआर वाली, जनरल वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका जो कट ऑफ था, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल के लिए, वो 50 नंबर था दोनों पेपर में, ठीक है। तो जब दोनों पेपर में 50-50 लाते मिनिमम, तो ये कंसीडर किए जा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक में 42 नंबर थे, 50 से कम थे, तो यहाँ पे इनको क्वालिफाई तो किया गया, मगर वो एससी का रिजर्वेशन जो कैटेगरी था वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह से इनके ज़्यादा मार्क्स आए, 112 नंबर भी टोटल, एक पेपर में बहुत अच्छे नंबर भी आ गए, टोटल जोड़ करके मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट तो दोनों को मिला के बनेगी। लेकिन फिर भी इनको जो है कि यूआर कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी। तो यही कारण है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी
जो है सिलेक्शन जो होता है आपकी कैटेगरी वाली सीट आपको मिलती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहता है। अगर इसमें मान लेते हैं कि अगर ठीक है आपके नंबर्स आए भी, तो ऊपर से अगर मान लेते हैं कि 10 यूआर की सीट थी, तो आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा। अगर आपके सब कुछ सही है, मतलब मैक्सिमम एज भी आपके अंदर है, यूआर की कैटेगरी के फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपने पार किए हैं, तो आपको फिर अगर 10 मान लीजिए यूआर की सीट है, तो आपको अगर टॉप 10 में आ गए तो फिर आपको बिल्कुल सीट मिलेगी। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, तो आपको फिर अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़, कोई भी क्राइटेरिया जो है अपने कैटेगरी का अप्लाई हो गया आपके ऊपर, तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको फिर आपके अपने ही कैटेगरी की सीट मिलेगी, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।